दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल होता है। और भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो एक आज़ादी के बाद एक बड़ा सेगमेंट हमारे पास उभर कर सामने आया, वो था मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज दिशाएं में हम बात करेंगे करियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और उस विषय के एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर दिलीप मालखेड़े जी का। प्रोफेसर मालखेड़े वर्तमान में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE में बतौर एडवाइज़र कार्यरत हैं। सर स्वागत। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है, किसी भी आज के दौर में किसी भी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। सर्विस सेक्टर का भी अपना रोल है, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। हमने IT में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड किया है। हमारे यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल की हम बात कर रहे हैं, वो इंडिया में तेज़ी से निकल के एक सेक्टर बड़ा होकर आ रहा है। तो मैकेनिकल का या मैन्युफैक्चरिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में? पुनीत जी, देखिए, अमेरिका के डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में फोर्ड ये कंपनी का सबसे बड़ा रोल है। और फोर्ड ये इकोनॉमी अपना ऑटोमोबाइल मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी थी। वैसे ही इंडियन इकोनॉमी में और हर कंट्री के इकोनॉमी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया में भी टाटा मोटर्स हो, मारुति उद्योग लिमिटेड हो, बजाज ऑटो हो, ये इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंपनी का। और पावर जनरेशन कंपनी, इसके लिए जो BHEL है, ऑयल रिफाइनरीज है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, ये सब कंपनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये इंडियन इकोनॉमी और कंट्री के डेवलपमेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल है शिक्षा का, और शिक्षा में भी हम आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो प्रोफेसर साहब, ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की फॉर्मल एजुकेशन इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में अवेलेबल है अलग अलग स्तर पर? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 स्टेजेस में एजुकेशन होता है। 4 स्तर के अलग अलग एजुकेशन अवेलेबल है। 10+3 का एक डिप्लोमा से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, और 12+4 ईयर्स का एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी अवेलेबल है। और अंडर ग्रेजुएट के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट और PhD की सुविधा अवेलेबल है। लेकिन ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन लेने के लिए डिप्लोमा से भी एंट्री हो सकती है। तो दोज हु गो फॉर डिप्लोमा, 3 years डिप्लोमा आफ्टर देयर 10th, दे कैन आल्सो गेट एंट्री इनटू द अंडर ग्रेजुएट। AICTE की स्कीम है जिसमें 20% सीट्स रिजर्व होती हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, लीप जिसको हम कहते हैं। हाँ। उसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा के स्टूडेंट को अकोमोडेट करने के लिए 20% ओवर एंड अबव सैंक्शन इंटेक अपने इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिट कर सकते हैं। और उसके कारण और वो कॉलेजों में वैकेंसी होने के कारण सभी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ डिप्लोमा स्टूडेंट, दे आर नाउ ऑप्टिंग फॉर द अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग। उसका एडवांटेज भी उनको मिलता है, 1 साल उनका बच जाता है। सो दे डिप्लोमा होल्डर्स, they get admission to the second year of engineering directly. So that way, whether the student takes admission based on his 12th marks or come through a diploma route, they will require the same number of years. So 10+3 becomes 16 and 12+4 again becomes 16. Yeah. लेकिन एडवांटेज ये है दोस्तों, हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप स्किल बेस्ड एजुकेशन का सहारा लें अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए और देश निर्माण में सहयोग करने के लिए। तो ये रास्ता जिसको हम अब तक शायद समाज में कमतर मानते थे कि भाई डिप्लोमा किया है यानी कि आगे नहीं पढ़ना चाहता, ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचिए कि आपने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई राइट फ्रॉम 10th 10वीं के बाद ही शुरू कर दिए। आप में ज़्यादा हुनर है, आपने ज़्यादा डिटेलिंग में उस चीज़ को पढ़ा है, आपको लैब्स में काम करने का ज़्यादा मौका मिला है। तो बजाय ये कि आप पहले नौकरी की तरफ ललायत हों, आप पहले पढ़ने की तरफ ललायत हो, पूर्ण शिक्षा हासिल करें, उसके बाद काम की शुरुआत करें। जानना चाहेंगे किस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस भारतवर्ष में उपलब्ध हैं पढ़ाई करने के लिए, खासतौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये ऐसी ब्रांच है जो
ऑलमोस्ट सभी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है जी। जैसे आप जानते हैं कि हमारी IITs है, पहले 6 IITs थी, बाद में काफ़ी एक्सपेंशन होके अभी नया बहुत IITs अभी खुल गई है। तो ये सभी IITs में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद NITs का नंबर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, विच आर अबाउट 13 नंबर इन द कंट्री। देयर आर ओल्ड NITs एंड सम न्यू NITs एडेड रिसेंटली। सो ये 30 NITs है। इसके अलावा हर स्टेट में अपने खुद स्टेट गवर्नमेंट के प्राइवेट कॉलेजेस और अपने आप में वो एक सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंसेस है। ये कॉलेजेस में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जैसा हम स्लाइड पर देख पा रहे हैं, एक नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस की एक पूरी फेहरिस्त है, एक लिस्ट है। AICTE ने एक रैंकिंग का एक मैकेनिज्म बनाया था, उसके बारे में बताएं किस तरह से रैंकिंग की गई है। देखिए 2015 तक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कॉलेज चुनने में बड़ा ये परेशानी होती थी। उनको पता नहीं चलता था कि ये कॉलेज है, ये भी सब कॉलेजेस है, तो ये एडमिशन कहाँ पर लिया जाए और कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो गवर्नमेंट ने अभी 2016 से, लास्ट ईयर से MHRD ने एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया जो कि ऑथेंटिक है, और ये उनकी इंफॉर्मेशन लेकर एक टॉप 100 इंस्टीट्यूशन की लिस्ट पब्लिश की है। तो वो टॉप 100 इंस्टीट्यूशन के लिस्ट में से कुछ 50 एक इंस्टीट्यूशंस के नाम इसमें ये लिस्ट में दिए हुए हैं जी। उसके अलावा भी एक नो योर कॉलेज पोर्टल के बारे में चर्चा हुई थी बीच में, और उसके बारे में भी बताएं। हाँ, और स्टूडेंट को यदि कॉलेज के बारे में और जानना है तो हमारे MHRD के वेबसाइट पर एक नो योर कॉलेज पोर्टल है। नो योर कॉलेज पोर्टल के द्वारा वो इंडिविजुअल कॉलेज के वेबसाइट पर जा सकता है, और नो योर कॉलेज के पोर्टल में उस कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें वो देख सकता है कि हमारे इस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, फैकल्टी ठीक है या नहीं है, उसका एकेडमिक्स कैसा है, उसका प्लेसमेंट कैसा है, ये और हॉस्टल है कि नहीं, ये सब वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो अपना एक डिसीजन ले सकते हैं। जी दोस्तों, भारत सरकार ने एक अच्छी पहल की है नो योर कॉलेज पोर्टल के जरिए। आप जान सकते हैं, जैसा प्रोफेसर मालखेड़े ने बताया, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन सूचनाओं का लाभ लें। हम जीवन में अक्सर इंटरनेट पर सिर्फ एंटरटेनमेंट की खोज में रहते हैं, मजाक मस्ती के मूड में रहते हैं। आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी सीरियस बातें, सिंसियर बातें उपलब्ध हैं। भारत सरकार लगातार इस विषय में प्रयासरत है। शिक्षा के जरिए जीवन बनेगा और भविष्य का और राष्ट्र का निर्माण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है। तो आप इन सारी सुविधाओं का लाभ लें। डिजिटल इंडिया आपके दरवाजे आ चुका है, उसका लाभ लें, और पूरी जानकारी ही आपको आगे के रास्ते पर लेकर जाएगी। प्रोफेसर मालखेड़े, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, जैसा कि दूसरी ब्रांचेज में होते हैं। किस तरह के स्पेशलाइजेशंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपलब्ध हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। मेरा ये मानना है कि डिप्लोमा और डिग्री तक स्पेशलाइजेशन का ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है। इसलिए अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन तक जो भी कंपलसरी कोर्सेस है कॉलेज में अवेलेबल है, वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छा करके फाउंडेशन एक बना लेना चाहिए। लेकिन स्पेशलाइजेशंस पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए अवेलेबल है। कुछ कॉलेजों में बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेस अवेलेबल है, बट आई विल रिकमेंड दैट द स्टूडेंट शुड गो फॉर अ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन हाउएवर दे कैन गो फॉर ए स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट में देखेंगे तो आपको ब्रॉडली 4 तरह के स्पेशलाइजेशन दिखाई देंगे। एक है थर्मल इंजीनियरिंग, जिसमें एनर्जी कन्वर्शन, थर्मोडायनामिक्स, ये सब चीज़ की ये होती है, स्टडी होती है। और डिज़ाइन इंजीनियरिंग एक दूसरा स्पेशलाइजेशन है। वो डिज़ाइन इंजीनियरिंग में ये इंजीनियरिंग के मशीनरीज
कैसे डिज़ाइन किया जाए, कैसे कंसेप्चुअलाइज किया जाए, उसके बाद में उसकी डिज़ाइन के बारे में जानकारी उस डिज़ाइन इंजीनियरिंग के कोर्स में उसको मिलती है। तीसरा स्पेशलाइजेशन है, वो मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ये सब मशीनरीज, प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, ये जो डिज़ाइन इंजीनियर ने डिज़ाइन की हुई है उसको एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाए उसके बारे में उसको जानकारी मिलती है। और चौथा एक स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखा गया है, वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये थोड़ा मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोर्स है जिसमें जो प्रोडक्शन होता है शॉप फ्लोर पर, वो जो फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, उसके मैनेजमेंट के बारे में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, वो उसमें पढ़ सकता है। जी दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन वो पीजी लेवल पर शुरुआत होंगे। प्रोफेसर मालखेड़े ये जानना चाहेंगे कि क्या पीजी करना अच्छा साबित होगा, क्योंकि प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल जाती है, फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स को मिल जाती है, तो दोहराए पर होते हैं कि वो प्लेसमेंट के लिए जाएं या फिर आगे पढ़ने के लिए जाएं। देखिए, ये तो अपने अपने इंडिविजुअल पर डिपेंड हो सकता है, उसके फैमिली की कंडीशन कैसी हो। किसी को यदि बहुत ज़रूरी है तो उसने जॉब के लिए जाना चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल राय ये है कि हो सके तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन को जाए। पोस्ट ग्रेजुएशन को जाए इसलिए क्योंकि आज कल पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स की बहुत देश को ज़रूरत है और उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी है। 15-20 साल पहले शायद ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फैकल्टी की कमी है और क्वालिटी फैकल्टी की तो बहुत ज़रूरत है। दूसरा एक ऐसा देखा गया कि जो पहले हम रिसर्च में, हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो रिसर्च में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। वो सभी कंपनी ने अपना अपना एक रिसर्च डिवीज़न, इंजीनियरिंग रिसर्च डिवीज़न बनाया है और वो उनको ये पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। ये अंडर ग्रेजुएट से उनका काम नहीं चलता है और पोस्ट ग्रेजुएट देयरफॉर मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज की उसकी ज़रूरत होती है। तो ये मुझे लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए स्टूडेंट ने जाना चाहिए और जब वो रिसर्च में जाते हैं तो रिसर्च में उनको पैकेज भी अच्छा मिलता है और उनका जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्किंग, वो भी एक बहुत अच्छा होता है। वो प्लानिंग स्टेज का वर्किंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं। वो तभी संभव हो पाएगा जब आप आगे पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग जब तक नहीं होती है आप सीख नहीं पाते हैं और जब सीख नहीं पाते हैं तो ठीक से कुछ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। मैं जानना चाहूँगा मालखेड़े साहब, जैसा आपने कहा कि पहले हम बाहर डिपेंडेंट थे, बाहर की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट थे, हर चीज़ टेक्नोलॉजिकली हम बाहर से मंगवाते थे और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते थे। ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस तरह के मिरेकल्स हुए हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अब टेक्नोलॉजी में भी हम सुपर पावर की श्रेणी में माने जा सकते हैं मैकेनिकल के परिप्रेक्ष्य में? हाँ, मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है जिसको कुछ लोग बहुत अच्छा मानते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे हाथ काले करना पड़ेगा, ये मैकेनिक नहीं है, ये मैकेनिक का काम है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम बहुत अच्छा है और उसमें काफ़ी कुछ 2-4 एग्जांपल्स मैं दूंगा जिसको आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मिरेकल्स ज़रूर कह सकते हैं। जैसे रॉकेट साइंस में जो रॉकेट प्रोपेल होता है उसका इंजन और उसका जो कंबशन इंजीनियरिंग फिनोमिना है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंट्रीब्यूशन है। ये जो ऑटोमोबाइल है जिससे सब लोग पैशनेट होते हैं, सब स्टूडेंट्स बड़े पैशनेट रहते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में और ऑटोमोबाइल कैसे चलती है इसके बारे में, इंजन्स के बारे में, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देन है। तीसरा एक मैं इंजन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो मैकेनिकल पार्ट है जिसको इनर्शिया होता है अपना वजन के कारण,
ये इंजन के अंदर जो पिस्टन मूव होता है वो एक एवरेज इंजन का स्पीड 6000 आरपीएम को भी हम लेकर चलेंगे तो 100 टाइम्स वो नीचे ऊपर एक सेकंड में जाता है, रेसिप्रोकेट करता है 100 टाइम्स इन 1 सेकंड। दैट इटसेल्फ इज ए मिरेकल। और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, सबको टर्बो इंजन पता है, वो टर्बो इंजन इज नोन टू बी ए मोर पावरफुल इंजन। ये पावर के पीछे एक टर्बो चार्जर का रोल होता है और वो टर्बो चार्जर पता है आपको कितने स्पीड से घूमता है? ये टर्बो चार्जर 3 लाख आरपीएम के स्पीड से भी मतलब मैक्सिमम स्पीड तक ये जाता है। और ये 3 लाख आरपीएम का स्पीड ये अर्थ प्लैनेट में सिर्फ टर्बो चार्जर में है। तो ये खुद एक मिरेकल है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंट्रीब्यूशन है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मिरेकल्स तो बहुत है, ये 2-4 एग्जांपल काफ़ी। दोस्तों, एक समय था जब हम स्पेस में जब कोई भी शटल भेजते थे तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था लॉन्चिंग पैड यूज़ करने के लिए। आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वजह से ही हम इस लेवल पर आ चुके हैं कि हमारे पास अपना लॉन्चिंग पैड है। रादर हम दूसरे देशों को ये सुविधा मुहैया कराते हैं कि आप यहाँ आकर अपना स्पेस शटल आप अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही चमत्कार है। क्रायोजेनिक इंजन ही ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंट्रीब्यूशन है जी। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंट्रीब्यूशन है। बीटेक कोर्स की हम बात करें खास तौर से तो इंटर्नशिप या समर ट्रेनिंग कोर्स करिकुलम का पार्ट होता है। ये ट्रेनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्यों है, मतलब क्या सीखने को मिलता है इसमें? देखिए, कोई भी कॉलेज में एक जो फैसिलिटी है, लैब फैसिलिटी, वर्कशॉप फैसिलिटी, ये एक लिमिटेड होती है। वो हर कॉलेज में एक इंडस्ट्री जैसा सेटअप हो नहीं सकता। मेडिकल का एग्जांपल यदि देखेंगे तो क्या हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे जिसने कभी ऑपरेशन ना किया हो कॉलेज में? उनको कैसे एमबीबीएस के बाद उसको इंटर्नशिप कंपलसरी होता है, 3 साल उनको एक्सपीरियंस लेना होता है और उसके जो एमबीबीएस के पीरियड में भी उनको हैंड्स ऑन पर जोर दिया जाता है। इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल्स है, लैब्स है, वर्कशॉप है, प्रोजेक्ट है 4 साल के बाद, लेकिन एक इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस का महत्व कुछ अलग है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सब स्टूडेंट को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को अपने एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलना चाहिए। और उनको यदि सिलेबस के पैटर्न में यदि नहीं है, वो सैंडविच पैटर्न नहीं है। सैंडविच पैटर्न में क्या होता है कि एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर आउट ऑफ टोटल 8 semesters, students go to industry and spend their semester there and they earn their marks and credits through that internship training. यदि ये नहीं है तो 2 महीने का समर इंटर्नशिप भी स्टूडेंट कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा है। जब मैंने 27 साल अभी टीचिंग में काम किया है तो मैंने देखा है जब स्टूडेंट 2 महीने का समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग करके आते हैं तो उनका उसके बाद जब लौटते हैं तो उसका एक्सपीरियंस और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक अलग होती है। इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस यदि गेन करना है तो स्टूडेंट को इंटर्नशिप ज़रूर करना चाहिए। उससे उसके और कुछ अलग फ़ायदे हैं, जैसे इंडस्ट्री को भी आदमी मिल जाता है और स्टूडेंट को स्टाइपेंड भी मिल जाता है। और जबकि उसको इतना एक्सपीरियंस मिल जाता है तो स्टूडेंट जब फाइनल ईयर वो निकलता है तो ही बिकम्स मोर एम्प्लॉयबल एंड उसके जॉब जो प्रोस्पेक्ट्स है वो स्टूडेंट के बढ़ जाते हैं। इंस्टीट्यूट को भी इसका फ़ायदा है क्योंकि इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन चालू हो जाता है इस बहाने, और इंडस्ट्री पीपल में कम टू इंस्टीट्यूट एंड देन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। जी दोस्तों, अक्सर हम लोग समर ट्रेनिंग को एक फॉर्मेलिटी के बतौर लेते हैं कि एक सर्टिफिकेट हमें प्रोक्योर करना है और वो रिकॉर्ड में लग जाएगा। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आप ही का है। आप इस आदत को छोड़ें, ये आपके अपने बेनिफिट के लिए। यूनिवर्सिटी करिकुलम में अगर ये बात लिखी हुई है तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए लिखी हुई है और आपके अपने बेनिफिट के लिए है।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके चांसेस एम्प्लॉयबिलिटी के मुखर होते जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टेक्निकल नॉलेज आपकी बढ़ेगी और आप औरों से अलग अपने आप को साबित कर पाएंगे। इसलिए ये गलती कभी भी ना करें। अगर ये प्रेस्क्राइब्ड है तो इसका एडवांटेज डेफिनेटली लेना चाहिए। विदेश जाने की चाहत सभी में होती है कि हम बाहर जाकर पढ़ने जाएं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में खास तौर से हायर स्टडीज़ पीजी के लिए किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आप सजेस्ट करना चाहेंगे, कहाँ कहाँ स्टडीज़ अवेलेबल है? सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक देशभक्त हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे देश में भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अवेलेबल है जी। जैसे कि IITs है, NITs है, ये सब में ये पोस्ट ग्रेजुएट की अच्छी एजुकेशन हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो सब कंट्री अदर कंट्रीज़ में अवेलेबल है। लेकिन कोई करना चाहे, लेकिन इसके लिए एक गेट एग्जामिनेशन है, वो गेट एग्जामिनेशन के द्वारा वो आ सकते हैं और उसके लिए स्टाइपेंड भी और फिर EICT हम लोग उसको पर मंथ 12,400 ये स्टाइपेंड भी देते हैं हर महीने 2 साल तक। हाँ, 2 साल तक देते हैं। और ये इसके अलावा भी कुछ स्कीम है। ये स्टाइपेंड के अलावा उसको यदि कोई मतलब कोई प्रोजेक्ट मिल गया या फिर एक ट्रेनी टीचर स्कीम है, वो ट्रेनी टीचर स्कीम में आया तो उसका भी उसको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन उसको यदि एडमिशन ये अच्छी कॉलेज में नहीं मिली और वो बाहर जाना चाहता है तो वो बाहर ज़रूर जा सकता है। और बाहर जाने के पहले उसने अपना एक GRE की एग्ज़ाम देना है। GRE की एग्ज़ाम देने के बाद TOEFL की एग्ज़ाम ये स्कोर होने के बाद अप्लाई करना है। उसने ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इंडिविजुअल एप्लीकेशंस है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एक ग्रुप है, उसमें वो एक सिंगल एप्लीकेशन कर सकता है। उसने ये देखना चाहिए कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वो यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन देखना चाहिए। और ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का लिस्ट वेबसाइट पर मिल सकता है और उसमें से टॉप 50 टॉप 100 इंस्टीट्यूशन में ही जाना ठीक रहेगा। ये मैं कुछ 2-4 यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताऊंगा। जो नंबर 1 पर है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT है। स्टैनफोर्ड 2 नंबर पर है अभी। 3 नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज आता है। और ये ऐसी एक 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपके सामने है। मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स ये सब यूनिवर्सिटी में गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन में मेरे स्टूडेंट्स बहुत रेगुलरली जाते रहे हैं जी। लेकिन दोस्तों, जैसा प्रोफेसर वालखेड़े ने कहा, भारतवर्ष में अब आपको सारी 2+2 होता है, चाहे आप बाहर जाकर सीखें या इंडिया में जाकर सीखें। क्या सीखा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा वालखेड़े साहब ने बताया कि गेट ग्रेजुएट टेस्ट इंजीनियर्स के लिए वो एंट्रेंस टेस्ट आप अगर क्वालिफाई करते हैं और किसी भी NIT या IIT में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको 12,000 रुपये से ज़्यादा की हर मंथ स्कॉलरशिप आपको 12,400 जी। तो एक बड़ा सहयोग है कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। एक दौर था, पुराना ज़माना था, आज से 30 साल 40 साल पहले, कि आपको पढ़ने के साथ पैसा मिलता था। तो ये भारत सरकार की जो ऐसी स्कीम है, इसका लाभ लें और आगे पढ़ना चाहते हैं तो इंडिया में ही पढ़ें। और अपने घर में जब आप चीज़ सीखते हैं तो आपको जब उसको पे बैक करना होता है, यानी कि सोसाइटी के लिए जब कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली उस स्टूडेंट से ज़्यादा होगी जो बाहर से सीख करके आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रेम्यूनरेशन की बात इंपॉर्टेंट है। हर पेरेंट चाहते हैं, हर स्टूडेंट चाहता है कि भाई मुझे अल्टीमेटली पैकेज क्या मिलेगा, कितनी सैलरीज ऑफर होंगी। एक ब्रॉडली अगर हम बात करें, किस रेंज में सैलरीज ऑफर होती है एक मैकेनिकल इंजीनियर को? पुनीत जी, मैकेनिकल इंजीनियर एज कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उनको जॉब नहीं मिला मैकेनिकल इंजीनियर को, ऐसा जनरली होता नहीं है। हालांकि बाकी 1-2 ब्रांचेस में देखा गया है कि उनके बहुत अच्छे दिन आए थे और उन्होंने बहुत बुरे दिन भी देखे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में एवरग्रीन ब्रांच है। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ, इसमें कोई डिप नहीं है और कोई शार्प प्राइज नहीं आया है, लेकिन कंसिस्टेंसी है
और कंसिस्टेंटली 2 नंबर पर काम कर रहे हैं, और कुछ कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स की तो ये प्रिफर्ड चॉइस है, फर्स्ट प्रेफरेंस है। इनको रिम्यूनरेशन की बात जब देखेंगे तो अच्छे स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा रिम्यूनरेशन मिलता है। ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा कि 4 लाख से 20 लाख के रेंज में काफ़ी स्टूडेंट को एनुअल पैकेज में जॉब मिल जाती है, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। और दूसरा, जैसा सर ने कहा कि ये कंसिस्टेंसी बनी हुई है, इसमें आपको साइन वेव नहीं है कि कभी आपको बहुत ज़्यादा मिला फिर आप बेंच पर आ गए ना कि जॉबलेस हो गए, वो सिचुएशन आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं आती है तो, और ना आएगी, क्योंकि अभी तो बहुत प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, उससे इतने कोलैबोरेशंस बन गए हैं, इतने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बने हुए हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, कंपनीज़ के साथ। ये सब कंपनी हमारा इसमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और इसमें जो सेटअप इंडस्ट्री होगी उनको बहुत मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं? अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, कौन कौन से कंपनीज, अगर जस्ट टू नेम गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट? ये जॉब मार्केट तो एक बुफे जैसा है, आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको जो चाहिए वो आप परचेस आप ले सकते हैं। हम पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ONGC, ये इस टाइप की पेट्रोलियम कंपनी है। NTPC एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर है, पावर स्टेशन इंस्टॉलेशन में काम करती है। इसरो है, स्पेस रिसर्च में यदि काम करना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उनको बहुत ज़रूरत होती है। यदि अपने DRDO में काम करना चाहे तो वो भी हमारा रिसर्च लेबोरेटरीज अवेलेबल है, जिसमें डायरेक्ट देशभक्ति का काम वो मतलब कर सकते हैं, सेना से जुड़ सकते हैं, और हमारे वेपन डिज़ाइन में काम कर सकते हैं। BARC है, BHEL है, सेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी है, इनके बहुत रिक्वायरमेंट होते हैं जी। लेकिन तो रास्ता उनको जाने का गेट है। इनको ये सब स्टूडेंट को जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी गेट एसेंशियल है, वैसे ही ये क्योंकि गेट का एक स्तर बना हुआ है, ये कंपनी ने भी गेट के स्कोर को अपना वैलिडेशन दिया है, और वो गेट का स्कोर यदि है तो वो स्टूडेंट को प्राइवेट सेक्टर की हम अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी कंपनी है, और प्राइवेट सेक्टर में तो हमारे काफ़ी सारा पूरा ऑटोमोटिव है, टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो है, महिंद्राज है, तो ये सब मारुति उद्योग लिमिटेड है, ये काफ़ी प्लेयर है। तो ये सब कंपनी है, और काफ़ी फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आई हुई है। ये सब कंपनी अवेलेबल है, और इनका भी रिक्वायरमेंट काफ़ी है, और इनकी एक्सपेंशन चल रहा है। ये सब स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर में दी जाना है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लिया है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं? ये एक सवाल खड़ा हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टडी का जिसमें यूज़ होता है, वैसे कंपनी में भी सॉफ्टवेयर का काम करने का, एक सॉफ्टवेयर में काम करने का उनका ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टेक महिंद्रा है, एनसिस है, इन्फोसिस है, KPIT है, और रोल्टा इंडिया है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें वो मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद काम नहीं करना चाहते हैं, डेस्क पे काम करना चाहते हैं, तो भी वो कर सकते हैं, भी अवेलेबल है। दोस्तों, यहाँ मुझे लगता है डेस्क की जब बात हुई है तो मुझे लगता है ये सवाल पूछना जायज़ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, हाउ यू सी? देखो, काफ़ी पहले से हम जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़की एडमिशन नहीं लेती थी। मेरे बैच में भी आगे 2 साल पीछे 2 साल हमारे डिपार्टमेंट में कोई लड़कियां नहीं थी, लेकिन आज लड़कियां बहुत है, और काफ़ी स्टेट्स ने 30% रिजर्वेशन रखा है, इसलिए कि वो लड़कियों को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का एजुकेशन देना चाहते हैं।
लेकिन लड़कियों ने वो प्रेफर करना कि नहीं, इसके ऊपर यदि आप जानना चाहेंगे तो मैं ये सोचता हूँ कि ये लड़कियों के लिए भी इक्वली मतलब अच्छा ब्रांच है, और उनको जिस फील्ड में काम करना है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेने के बाद में भी वो काम कर सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारी कंट्री की पहली मैकेनिकल इंजीनियर मिस लीला पूनावाला है, और वो मेरे डिपार्टमेंट में पढ़ी है वो, मतलब मैं तो अभी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये अभी उसके बाद तो एक कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी है और काफ़ी सक्सेसफुल है, और ऐसे इंडस्ट्री को चलाया है जो कि मेन डोमिनेटेड थी, और उनकी वो बॉस रह चुकी है, और वो हमारे डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी, हमारी अलुमनस है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ऐसी कोई संशय की बात नहीं, कोई हिचकिचाहट ना रखें, गर्ल्स खास तौर से, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग उनके लिए नहीं है। ये मेंटल एक आपका खुद का जनरेट किया हुआ एक टैबू है और कुछ भी नहीं है। जब हम काम करते हैं तो सभी कलीग्स होते हैं, कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं। जैसे दूसरी ब्रांचें हैं ठीक वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। खास तौर से डिज़ाइन की हम बात करें, क्रिएटिव माइंड होता है फीमेल का ज़्यादा, ऐसा माना जाता है, तो वहाँ आपको ये प्रेफरेंस काम आएगा। प्लानिंग की हम बात करें तो हम घर में भी देखते हैं कि मदर्स बेटर प्लानर होती हैं, तो वो प्लानिंग वाली जो आपकी एट्रीब्यूट्स, पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छा राइज दे सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि एक इंडस्ट्री जो मैन डोमिनेटेड थी, उसकी हाईएस्ट पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर पर उन्होंने वो पहुंची, तो अल्फा लेवल की जी। तो एक अच्छी कंपनी में अगर उन्होंने उस लेवल पे जाकर के काम किया, तो ये संशय मन में नहीं रखना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग गर्ल्स के लिए बनी हुई नहीं है। इस बात को छोड़ देना चाहिए। खास तौर से अक्सर गर्ल्स सोचती हैं कि फिजिकल मेहनत बहुत करनी होती होगी, तो आपको मशीन स्विच से ऑपरेट करनी है, हथौड़े नहीं चलाने होते हैं। बिल्कुल। उससे ज़्यादा ताकत तो आप किचन में लगा लेते हैं, आटा गूंदने में या वॉशिंग करने में, कपड़े धोने में। वो ज़्यादा ताकत लगती है रादर एक मशीन को ऑपरेट करने में। तो इसलिए इस बात को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए, और मुख्य धारा में अगर आपको ऑप्शन मिलता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो डेफिनेटली उसको चूज़ कर लेना चाहिए। किस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करना चाहेंगे? सरकार भी काफ़ी जोर दे रही है। एंटरप्रेन्योरशिप की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग काफ़ी जुड़े रहते हैं, खासतौर से ऑटोमोबाइल की हम बात करें, मेंटेनेंस से जुड़े हुए कामों में बात करें, तो मुझे लगता है एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप की संभावना मैकेनिकल में ज़्यादा है। आपका क्या कहना है? ज़रूर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंटरप्रेन्योरशिप की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक थोड़ा सा एक 4-6 महीने का एक्सपीरियंस से समर इंटर्नशिप कर ली तो वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकता है। हमारा अपना कंट्री का एक अभी उद्देश्य भी है कि मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैकेनिकल इंजीनियर्स का रहने वाला है। जी जी। जब हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो हम डॉलर्स खर्चा करते हैं, लेकिन ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यदि हम हमारे कंट्री में बनाएं तो हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं, और ये दूसरे कंट्री को भी हम जब बेचेंगे तो हमको भी डॉलर मिल सकता है। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट का ये मिशन है, उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ज़ोरों से ताकत लगाने वाले हैं। जी दोस्तों, ज़रूरत है आपको माइंडसेट चेंज करने की, कि आप अपने आप को शुरू से जॉब पाने के लिए तैयार ना करें। आपके घर के आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे प्रॉब्लम एरियाज आपको मिल सकते हैं। जो कंपनीज है वहाँ जाएं, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो वो बाहर से मंगाते हैं, उसके बारे में सोचें, उसको कैसे सिंप्लीफाई करके आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो संभव हो सकता है। कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप ब्लड में होती है, ट्रेनिंग के जरिए भी लेकिन ये अचीव की जा सकती है। तो ट्रेनिंग से जुड़ी हुई कुछ बात हमें जो बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स, जैसे ईडी सेल AICTE फंडिंग करता है, इंस्टीट्यूशन में इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, उसके बारे में प्लीज़ जानकारी दें। देखिए, यदि किसी स्टूडेंट का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड यदि बिजनेस का है तो वो ज़रूर एडवांटेज है, लेकिन जिसका नहीं है तो वो उसको परेशान होने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है।
उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स अवेलेबल है। अभी हर कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल है। AICTE की भी कुछ स्कीम्स है, हम जैसे कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप सेल है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, ये कॉलेज में बनाने के लिए हम प्रमोट करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अभी एक स्किल मिनिस्ट्री सेटअप अलग से एक मिनिस्ट्री क्रिएट की है। इससे गवर्नमेंट का फोकस आपको दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसका स्टूडेंट ने यूज़ कर लेना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स DICs जिसको पॉपुलरली कहा जाता है वो अवेलेबल है। और वो उसके बारे में कुछ बिजनेस करना है तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को चाहिए वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। उसको लोन कैसे मिलेगा ये मिल सकता है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और आज तो वेबसाइट पर हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको पता चल जाता है कि कैसे कहाँ पर कैसी लैंड मिले और कैसे प्रोडक्ट बनाए और कहाँ मशीनरी मिलेगी, और ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। स्टूडेंट ने मुझे लगता है कि जॉब क्रिएट करना चाहिए, ना कि कंज्यूम करना चाहिए। तो ही शुड बी जॉब गिवर रादर दैन जॉब सीकर। इसमें बड़ा रोल पेरेंट्स का है। मैं आप दूरदर्शन के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स को कहें, क्योंकि पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि आपको नौकरी करनी है, क्योंकि वो सोसाइटी में ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा। आप पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहें इसमें? मैं तो ये सोचता हूँ, मतलब ये कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि उसके अपने जब ये एंटरप्रेन्योरशिप बनेगा उसको करियर तो अच्छा है, उसका रिटायरमेंट नहीं है उसके लिए, वो अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। काफ़ी रोल मॉडल्स है, अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, उनका एग्जांपल देखें। ये बात सच है कि शुरुआत का 1 साल 2 साल थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन ये तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। और उसमें पेरेंट्स यदि पीछे यदि स्टूडेंट के पीछे खड़ा रहेंगे तो गवर्नमेंट भी उनके साथ है, और स्टूडेंट मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छा कर पाएंगे। जी, किसी भी करियर को चूज़ करने के वक्त में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पड़ोसी क्या कर रहा है या फला रिश्तेदार ने ये किया। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि मुझ में ईश्वर ने ऐसी क्या अलग या ख़ास बातें भेजी हैं, दी हैं। तो किस तरह की पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए? पुनीत जी, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक तरह के ये प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो या सिविल इंजीनियरिंग का हो, उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है वही मैकेनिकल के स्टूडेंट को होना ज़रूरी है। जैसे कि उसका जो लर्निंग एबिलिटी और वो लर्निंग एबिलिटी उसका चाहिए, लर्निंग की इच्छा चाहिए, क्योंकि उसको जब प्रोजेक्ट आगे लेकर जाना है तो काफ़ी उसको नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है। दूसरा एक है उसका परसिस्टेंस, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार करने से नहीं होती है, उसको फेल्यूर मिल सकता है। तो ये परसिस्टेंट जो एफर्ट्स की एटीट्यूड है वो स्टूडेंट में चाहिए। तीसरा और एक एट्रीब्यूट, ऐसे तो बहुत एट्रीब्यूट्स है, लेकिन एक और एट्रीब्यूट मैं बताऊंगा कि जो स्टूडेंट में होनी चाहिए वो एक टीम स्पिरिट की होनी चाहिए। जब एक टीम में काम कर रहे हो तो वो सब लोगों को ओपिनियन लेकर, अपना ओपिनियन देकर एक कॉमन एक डिसीजन लेकर आगे लेकर उसने जाना चाहिए। ये टीम वर्क की जो एबिलिटी है वो उसमें चाहिए। और ऑफ कोर्स हमारा सॉफ्ट स्किल चाहिए, वो ज़रूरी है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम हाथ से काम नहीं करते, हम ब्रेन से काम करते हैं। तो जो बाकी इस फील्ड में है वही स्किल सेट यहाँ पर चाहिए, ज़रूर चाहिए। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि आप देश के शीर्षस्थ इंस्टीट्यूशन AICTE से बिलोंग करते हैं, जानकारी लेना चाहेंगे किस तरह की स्कीम्स AICTE की तरफ से ऑफर की जाती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं? हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए यदि हम बात करेंगे तो 2-3 स्कीम्स हैं जिसका फ़ायदा सबको हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ज़्यादा हो सकता है।
एक है हमारा स्टार्टअप पॉलिसी है EICT की। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यदि कुछ स्टार्टअप करना चाहे तो उसके लिए जो भी उसको हेल्प चाहिए होती है वो उसको मिल सकती है। उसमें उसका इंक्यूबेशन सेंटर में उसको हेल्प चाहिए तो मिलेगी, उसको कुछ सीड मनी चाहिए तो वो उसको मिल सकती है। ये उसके अलावा काफ़ी उसमें स्कीम्स है। हम कॉलेज में यदि स्टूडेंट को ये एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा इनपुट्स मिलना, इंफॉर्मेशन और इनपुट्स ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ट्रेनिंग मिलना चाहिए, इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप सेल है। ये सेल बनाने के लिए कॉलेज को भी हम सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्कीम्स है। इसके अलावा एक जनरल स्कीम्स है जो सभी स्टूडेंट्स को है, सिर्फ मैकेनिकल को नहीं। एक प्रगति स्कीम है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। स्कॉलरशिप उनको मिलती है 50,000 रुपये पर ईयर हम स्कॉलरशिप देते हैं गर्ल्स को। और हमारे पास बहुत एप्लीकेशंस नहीं होते हैं, बहुत कंपटीशन नहीं उसमें। वैसे ही फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स को भी एक हम स्कॉलरशिप ऑपरेट करते हैं। और PG स्कॉलरशिप तो करते हैं, मैंने बताया PG स्टूडेंट्स करते हैं तो वो सभी मैकेनिकल ही नहीं, सभी ब्रांचेस के लिए हम 12,400 रुपीज़ पर मंथ स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा यदि स्टूडेंट ने कुछ रिसर्च किया और पेपर लिखा, और इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट दैट पेपर इन द कॉन्फ्रेंसेस अब्रॉड, ही कैन गो एंड ट्रैवल अब्रॉड। उसके लिए भी ट्रैवल ग्रांट अवेलेबल कराते हैं। और अभी नई 2 स्कीम्स है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। वो स्कीम भी एक पिछड़े वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए है। ये स्कीम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अब लागू होगी, क्योंकि ये ट्राइबल सब प्लान के गाइडलाइन के अनुसार लागू करना है। वो स्कीम है एक समृद्धि में स्टूडेंट एक अपना स्टार्टअप बनाने के लिए SC ST स्टूडेंट के लिए स्पेशल एफर्ट्स है जी। और प्रेरणा एक है, यदि कोई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहता है और वो GRE की क्लास लेना है या गेट की कोचिंग लेना है, तो उसके लिए जो भी मदद चाहिए उसको ये माध्यम से हम देने वाले हैं। ये 2 स्कीम नहीं है जी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं प्रोफेसर दिलीप मालखेड़े साहब के साथ हुई चर्चा आपको पसंद आई होगी। उन्होंने इतनी सारी स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी दी जो भारत सरकार की स्कीम है और AICT के जरिए उनको संचालित किया जा रहा है। प्रोफेसर दिलीप मालखेड़े, आप दिल्ली से ऑल द वे इस शो में शिरकत करने के लिए आए। दूरदर्शन की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।